हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक उच्चतम न्यायालय को क्लियर करेंगे, जिसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। स्टूडेंट इसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम संघ में कार्यपालिका को क्लियर किए थे, उसके बाद विधायिका को क्लियर किए थे, अब हम न्यायपालिका को क्लियर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट न्यायपालिका के अंतर्गत हम उच्चतम न्यायालय को पढ़ते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो पहुंचती रहें। स्टूडेंट कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स उच्चतम न्यायालय को स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय, इसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम उच्चतम न्यायालय को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले उच्चतम न्यायालय के बारे में जो भी हिस्टोरिक पॉइंट बनते हैं उसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि भारत में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय कब बना और कहाँ बना। तो स्टूडेंट जैसा कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और अंग्रेज़ों में और भारत में ये कन्फर्म हो गया था कि भारत पर अब अंग्रेज़ों का शासन होगा। उसके बाद स्टूडेंट सबसे पहले 1773 में अंग्रेज़ों ने अपना एक कानून बनाया, जिस कानून के तहत वो भारत को चलाना चाहते थे, और इस कानून को वो 1773 ईस्वी में लेके आए। इस कानून को रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था। तो स्टूडेंट इसी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया था। अर्थात जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें ही कहा गया था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और स्टूडेंट इसी के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। तो स्टूडेंट हम इसको समझते हैं। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट में एससी का प्रावधान किया गया था। 1774 ईस्वी में एससी कलकत्ता में स्थापित हुआ। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे बने थे। तो स्टूडेंट भारत में सबसे पहले कोई सा अगर न्यायालय बना था तो सुप्रीम कोर्ट बना था, और कहाँ बना था तो कलकत्ता में बना था। स्टूडेंट इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो लॉर्ड इम्पे थे। तो स्टूडेंट भारत के अंदर और न्यायालय कब स्थापित किए गए? 1857 की क्रांति के बाद में 1861 ईस्वी में अंग्रेज़ों का एक और कानून आया, और उस कानून के तहत ये कहा गया कि भारत में 3 उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो स्टूडेंट 1861 के कानून में 3 उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, अर्थात हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। एक मद्रास में, एक कलकत्ता में, एक बॉम्बे में। तो स्टूडेंट इसके बारे में हम हाई कोर्ट जब टॉपिक पढ़ेंगे तब बताएंगे। फिलहाल हम उच्चतम न्यायालय पढ़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही इसमें पढ़ना है। और अंग्रेज़ों का जो अंतिम कानून आया था 1935 में, उस 1935 वाले कानून में अंग्रेज़ों ने व्यवस्था को बदला। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट कहा जा रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट न कहकर संघीय न्यायालय नाम दिया, जिसको फेडरल कोर्ट भी कहा गया। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं। 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा दिल्ली में संघीय न्यायालय, स्टूडेंट संघीय न्यायालय को फेडरल कोर्ट कहा गया था। तो संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया। तो स्टूडेंट दिल्ली में अगर स्थापित किया गया था सबसे पहले, तो संघीय न्यायालय के रूप में न्यायालय स्थापित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के रूप में स्थापित नहीं किया गया था। तो स्टूडेंट जो दिल्ली में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, जिसको फेडरल कोर्ट कहा गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहा गया था? क्योंकि स्टूडेंट भारत जो था अंग्रेज़ों का गुलाम था और भारत को वो अपना एक राज्य मानते थे। इसलिए स्टूडेंट भारत में जो सबसे बड़ा न्यायालय बनाया था, जिसको संघीय न्यायालय कहा गया था, इसको वो हाई कोर्ट की संज्ञा देते थे। और अंग्रेज़ों का जो लंदन में उनका सुप्रीम कोर्ट था, उसको वो भारत का भी सुप्रीम कोर्ट मानते थे। तो स्टूडेंट भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये प्रावधान किया गया था कि भारत में एक संघीय न्यायालय होना चाहिए, जिसको फेडरल कोर्ट कहा गया था। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। और स्टूडेंट कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। इसके पहले मुख्य जज कौन बने थे? तो इसके पहले मुख्य जज मोरिस गोयर बने थे। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है, ये कब अस्तित्व में आया और इससे जुड़े हुए क्या क्या फैक्ट बनते हैं, इनको समझते हैं। वर्तमान उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। तो जैसा कि स्टूडेंट 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके जस्ट 2 दिन के बाद में हमारा वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट है वो अस्तित्व में आया था। और इसके पहले मुख्य जज कौन बनाए गए थे? तो स्टूडेंट हरिलाल जे कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले ही मुख्य जज की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, इसको भी थोड़ा सा याद रखना है। तो स्टूडेंट जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है, इसके बारे में हमारे संविधान में कहाँ उल्लेखित किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 124 में सारी टर्म एंड कंडीशन बताई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 124 को समझते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। भारत में एक
सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें 1+7 न्यायाधीश होंगे। स्टूडेंट 1+7 न्यायाधीश का मतलब है एक मुख्य जज होंगे और 7 अन्य जज होंगे, अर्थात कुल 8 जज होंगे। तो स्टूडेंट ये अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसमें 1+7 न्यायाधीश होंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्या बताया गया है, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। एससी में संसद साधारण बहुमत से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है। वर्तमान में एससी में जज जो हैं वो 33+1 हैं। तो स्टूडेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या संसद बढ़ाती है। तो स्टूडेंट हमारे मूल संविधान में जजों की संख्या कितनी थी? तो कुल 8 थी, एक मुख्य जज थे और 7 अन्य जज थे। लेकिन स्टूडेंट वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो स्टूडेंट एक मुख्य जज हैं और मुख्य जज के साथ साथ 33 अन्य जज हैं, अर्थात कुल 34 जज हैं वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो स्टूडेंट जजों के संबंध में हम नेक्स्ट योग्यताओं को समझते हैं कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए तब सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। तो स्टूडेंट योग्यताओं में सबसे पहली योग्यता होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट योग्यता है हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों। तो स्टूडेंट जो भी व्यक्ति किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक अगर न्यायाधीश रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। स्टूडेंट अगर ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रही है कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों, तो इसकी जगह पे दूसरी कंडीशन एक है, अगर इसको फॉलो हो रहा है तो भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। तो दूसरी कंडीशन इसमें क्या है? तो स्टूडेंट दूसरी जो कंडीशन होती है इसमें और लगा हुआ है हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक कम से कम एडवोकेट रहे हों। तो स्टूडेंट हाई कोर्ट में अगर जज रहे हों तो कम से कम 5 वर्ष तक रहे हों, और हाई कोर्ट में अगर एडवोकेट अर्थात वकील रहे हों तो 10 वर्ष तक काम किया हो वकील के रूप में, तो स्टूडेंट उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट याद रखना है योग्यताएं सिर्फ 2 होती हैं और करके लिखा हुआ है। अगर पहली वाली फॉलो नहीं हो रही है तो दूसरी वाली अगर कंडीशन आप फॉलो कर रहे हैं तो भी बनाया जा सकता है। स्टूडेंट हमारे संविधान में एक और करके कंडीशन और लिखी हुई है कि राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो। तो स्टूडेंट वर्तमान में इस वाली कंडीशन का कोई औचित्य नहीं बचा है, क्योंकि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाते हैं वो कॉलेजियम की सिफारिश पर बनाए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आप योग्यताओं को अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट नियुक्ति के संबंध में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है। तो स्टूडेंट इसके संबंध में है राष्ट्रपति के द्वारा CJI से विचार विमर्श करके मंत्री परिषद की सिफारिश पर 1993 तक। जी हाँ दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। 1993 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती थी। वो किस प्रक्रिया से होती थी? वो इस प्रक्रिया से होती थी कि राष्ट्रपति महोदय करते थे नियुक्ति, और स्टूडेंट CJI से विचार विमर्श करके, और स्टूडेंट मंत्री परिषद की सिफारिश पर, यानी कि राष्ट्रपति महोदय कोई भी कार्य करते हैं वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर किया करते हैं। और स्टूडेंट मंत्री परिषद के सिफारिश के साथ साथ वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से विचार विमर्श करते थे। तो स्टूडेंट 1993 के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है इसको समझते हैं। 1993 से कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो स्टूडेंट राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, लेकिन किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर। 1993 से बाद में और वर्तमान तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं वो कॉलेजियम की सिफारिश पर बनते हैं। तो स्टूडेंट ये कॉलेजियम क्या है इसको हम अभी समझेंगे, उससे पहले हम कुछ वाद समझते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट 1993 से ये व्यवस्था चेंज क्यों की गई? क्योंकि स्टूडेंट मंत्री परिषद की सिफारिश पर अगर राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण नहीं रह जाएगा, अर्थात न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट मंत्री परिषद की सिफारिश पर अगर राष्ट्रपति बनाएंगे तो मंत्रियों का कोई खास व्यक्ति होगा वही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा। और स्टूडेंट अनुच्छेद 50 में बताया गया है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, अर्थात दोनों अलग अलग कार्य करेंगे, एक दूसरे में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए स्टूडेंट 1993 से ये व्यवस्था की गई है कि मंत्री परिषद सिफारिश नहीं करेगा, कॉलेजियम सिफारिश करेगा, और कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय जज की नियुक्ति करेंगे। तो स्टूडेंट ये वाला कॉन्सेप्ट निकल के कहाँ से आया इसको हम समझते हैं। 1982 में फैसला सुनाया था। ये स्टूडेंट वाद क्या था? तो SP गुप्ता बनाम भारत संघ का वाद था। इसमें एक SP गुप्ता व्यक्ति थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भारत संघ के खिलाफ अर्थात भारत सरकार के खिलाफ याचिका डाली और उस याचिका में कहा
कि हाई कोर्ट जितने भी भारत में हैं उन हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफ़र जो राष्ट्रपति महोदय करते हैं वो गलत है, क्योंकि स्टूडेंट राष्ट्रपति महोदय जो भी कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं और मंत्रिपरिषद किसी भी हाई कोर्ट के जज का स्थानांतरण करवाएगी अपने भले के लिए करवाएगी, जो स्टूडेंट नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था और अनुच्छेद 50 का भी उल्लंघन था। तो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में इस मामले में फैसला सुनाया और ये कहा कि जो जजों का स्थानांतरण होता है उन जजों का स्थानांतरण इस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय नहीं करेंगे। जिस भी हाई कोर्ट के जज का स्थानांतरण होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की अनुमति आवश्यक है। तो स्टूडेंट इसको फर्स्ट जजेज केस कहा जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में फैसला सुनाया था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में। इसको न्यायाधीश स्थानांतरण बाद कहते हैं और फर्स्ट जजेज केस कहते हैं। स्टूडेंट 1993 में एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, अर्थात स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनाए जाते हैं वो गलत तरीके से बनाए जाते हैं, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नहीं बनाए जाने चाहिए, कॉलेजियम की सिफारिश पर बनाए जाने चाहिए। तो स्टूडेंट इस मामले में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में फैसला सुनाया जिसको सेकंड जजेज केस कहा जाता है। और स्टूडेंट 1993 में जो फैसला सुनाया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुरानी व्यवस्था खत्म की और न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम व्यवस्था शुरू की। तो स्टूडेंट ये कॉलेजियम व्यवस्था क्या थी? कॉलेजियम एक ग्रुप था और इस ग्रुप में 5 व्यक्तियों को रखा गया। तो स्टूडेंट इस ग्रुप में किन किन व्यक्तियों को रखा गया था? तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रखे गए थे, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज इस कॉलेजियम में रखे गए। जो सीजेआई थे उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया, एक सीजेआई और बाकी 4 वरिष्ठ जजों को रखा गया, अर्थात 5 लोगों को मिला के एक कॉलेजियम बनाया गया। अब ये कॉलेजियम जिस व्यक्ति के नाम की सिफारिश करता है राष्ट्रपति महोदय के लिए, राष्ट्रपति महोदय उसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाते हैं। तो स्टूडेंट इसी वाद की वजह से 1993 से सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अब नहीं होती है, अब कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है। तो स्टूडेंट इस वाले वाद को सेकंड जजेज केस कहा गया था। फर्स्ट जजेज केस था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, सेकंड जजेज केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ। स्टूडेंट इसी के साथ में थर्ड जजेज केस भी समझ लेते हैं। 1998 का समय था, उस समय KR नारायण राष्ट्रपति महोदय थे। तो KR नारायण राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा 143 अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए। स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा 143 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि जो कॉलेजियम जिस व्यक्ति की सिफारिश करेगा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, क्या राष्ट्रपति महोदय उस कॉलेजियम की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य होंगे या पुनः विचार के लिए वापस कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति महोदय से कहा कि राष्ट्रपति महोदय एक बार पुनः विचार के लिए कॉलेजियम के पास वापस नाम भेज सकते हैं, लेकिन कॉलेजियम ने दोबारा वही नाम भेजा तो राष्ट्रपति महोदय उस व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए बाध्य होंगे। 1998 में KR नारायण राष्ट्रपति ने 143 अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए SC से पूछा कि कॉलेजियम की सिफारिश राष्ट्रपति को मानना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार वापस भेज सकते हैं पुनः विचार के लिए, दूसरी बार मानने के लिए बाध्य होंगे। स्टूडेंट इसको थर्ड जजेज केस कहा गया था। तो स्टूडेंट 1982 में फर्स्ट जजेज केस, 1993 में सेकंड जजेज केस, 1998 में थर्ड जजेज केस। तो स्टूडेंट ये 3 वाद हैं, अच्छे से याद रखना है आपको। तो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होगी ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में मुख्य जज कैसे बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बनते हैं? तो स्टूडेंट इसको अच्छे से याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश के बारे में संविधान हमारा मौन है। तो इसके बारे में समझते हैं। मुख्य न्यायाधीश के बारे में संविधान मौन है। वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की परंपरा है। स्टूडेंट जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ जज होता है उसको मुख्य न्यायाधीश बनाने की परंपरा है। हमारे संविधान में मुख्य न्यायाधीश को लेके कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है। हालांकि स्टूडेंट इसका 2 बार उल्लंघन भी हो चुका है, लेकिन उल्लंघन तब हुआ था जब 1993 से पहले मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते थे। तब 1993 के बाद से अभी तक कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जो भी वरिष्ठ जज होता है उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज होते हैं उनको CJI कहा जाता है, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहा जाता है? और अगर
मुख्य जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो हाई कोर्ट के मुख्य जज को, वो हाई कोर्ट जिस भी राज्य का है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य जज होंगे उनको चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कहा जाता है? तो स्टूडेंट इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि हाई कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं वो कोई फैसला सुनाएंगे हाई कोर्ट के अंदर रहते हुए सुनाएंगे, हाई कोर्ट के बाहर नहीं सुना सकते। और स्टूडेंट जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज होते हैं जिन्हें CJI कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है, वो भारत के किसी भी स्थान पर फैसला सुना सकते हैं, इसलिए उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। तो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनके कार्यकाल कितना होता है, तो इस बात को अच्छे से याद रखना है, कार्यकाल कुछ भी नहीं होता है। 65 वर्ष की आयु होती है रिटायरमेंट की, अर्थात 65 वर्ष की आयु अगर हो जाएगी तो रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो स्टूडेंट 65 वर्ष की आयु रिटायरमेंट की है, कार्यकाल कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाता है। स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज होते हैं उन सभी जज को शपथ कौन दिलवाता है? तो या तो राष्ट्रपति दिलवाएगा या राष्ट्रपति किसी को अधिकृत कर देगा, वो व्यक्ति दिलवाएगा। तो स्टूडेंट वर्तमान क्या चलता है? तो स्टूडेंट वर्तमान में क्या कंडीशन है इसको समझते हैं। वर्तमान में CJI को राष्ट्रपति तथा अन्य न्यायाधीश को CJI शपथ दिलवाते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे अभी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, और राष्ट्रपति अगर नहीं दिलवाएंगे तो किसी को ऑथराइज कर देंगे। स्टूडेंट इसी के तहत क्या कंडीशन होती है कि राष्ट्रपति महोदय सभी न्यायाधीश को शपथ नहीं दिलवाते हैं, राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज होते हैं उनको शपथ दिलवा देते हैं और उन्हें ऑथराइज कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य जज जितने बचे हैं उन सभी को आप शपथ दिलाओ। तो स्टूडेंट यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? तो अन्य न्यायाधीश को शपथ CJI दिलवाते हैं। हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि जितने भी न्यायाधीश होंगे उन सभी को राष्ट्रपति दिलवाएंगे या राष्ट्रपति किसी को अधिकृत कर देंगे। तो स्टूडेंट राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को दिलवा देते हैं और मुख्य न्यायाधीश को अधिकृत कर देते हैं अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम न्यायाधीशों को हटाने की विधि को समझते हैं। ये विधि स्टूडेंट 124(4) में दी हुई है। स्टूडेंट इससे पहले हमने जो भी कंडीशन पढ़ी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में, वो सभी अनुच्छेद 124 में बताई गई हैं, और जो न्यायाधीश को हटाने की विधि है ये 124(4) में बताई गई है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये प्रस्ताव जो आएगा हटाने का, ये क्यों आएगा? तो स्टूडेंट साबित कदाचार एवं अक्षमता के लिए, मतलब भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो या कार्य करने में अक्षम हो, तभी प्रस्ताव आएगा हटाने के लिए। और स्टूडेंट ये प्रस्ताव कौन लेके आएगा? तो संसद इस प्रस्ताव को लेके आती है। तो स्टूडेंट समझते हैं इसकी प्रक्रिया को कि हटाने की प्रक्रिया जो संसद लेके आती है ये प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये संसद लेके आती है, संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो स्टूडेंट न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। पहले मान लीजिए पहले लोकसभा में आया, तो स्टूडेंट जब लोकसभा में आएगा तो 100 सदस्य पहले लिख कर दें अपने अध्यक्ष को कि इन महोदय जज साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर लोकसभा में आएगा प्रस्ताव तो 100 सदस्य लिख कर देंगे पहले, और राज्यसभा में अगर ये प्रस्ताव पहले आएगा तो 50 सदस्य अपने सभापति को लिख कर देंगे। स्टूडेंट मान लीजिए लोकसभा में पहले आया तो 100 सदस्य लिख कर देंगे, और उसके बाद में जब 100 सदस्य लिख कर देंगे अध्यक्ष महोदय एक नोटिस भेजेंगे उन न्यायाधीश के पास जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया होगा, और जब नोटिस भेजेंगे उसके 14 दिन के बाद में उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी। स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखना, चर्चा तभी होगी जब अध्यक्ष जी ने 14 दिन पहले सूचित कर दिया होगा। तो स्टूडेंट जब 100 सदस्य लिख कर देते हैं उसके बाद में अध्यक्ष महोदय सूचित कर देते हैं, और जब सूचित करते हैं उसके 14 दिन के बाद में प्रस्ताव पर चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद में प्रस्ताव पास करवाया जाता है। तो प्रस्ताव पास कैसे होना चाहिए इसको समझते हैं। सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत या उपस्थित मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत, इनमें से जो ज़्यादा हो से प्रस्ताव स्वीकार होता है। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझना है, कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत या जितने उपस्थित हुए हैं जिन्होंने मतदान किया है उनका 2/3 बहुमत, इन दोनों कंडीशनों में जो ज़्यादा होगी उसको माना जाता है।
अर्थात उससे प्रस्ताव स्वीकार होता है। स्टूडेंट एक सदन से प्रस्ताव पारित हो जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन जो होगा वो जांच समिति बना सकता है और जांच करवा सकता है कि जज साहब पे जो आरोप लगे हैं वो सही हैं गलत हैं। तो स्टूडेंट ये जांच समिति बनवाएंगे तो जांच समिति में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का कोई एक न्यायाधीश होगा, स्टूडेंट एक किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य जज होंगे और कोई एक विधि का जानकार होगा। 3 व्यक्तियों की एक जांच समिति बनेगी और वो अपनी जांच करके रिपोर्ट सौंपेंगे। स्टूडेंट ये जांच समिति जरूरी नहीं है बनाना, अगर दूसरा सदन जांच समिति बनाना चाहता है तो बनाएगा, अगर नहीं बनाना चाहता है तो नहीं बनाएगा। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा सदन इसी वाली कंडीशन के साथ में प्रस्ताव पास करता है तो स्टूडेंट जज साहब उसी दिन से हटे हुए माने जाते हैं। तो स्टूडेंट आज तक क्या किसी जज पर कोई हटाने की विधि आई है? यस स्टूडेंट, 1992 में वी रामास्वामी एक जज साहब थे। तो स्टूडेंट इन जज साहब को हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव आया, लेकिन स्टूडेंट लोकसभा में प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। तो स्टूडेंट ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी डिटेल हो गई। अब हम सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए अन्य फैक्ट को समझते हैं। तो स्टूडेंट 124 के बाद में अनुच्छेद 125 आता है। अनुच्छेद 125 में क्या है? न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। तो स्टूडेंट वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 125 में बताए गए हैं और इसमें क्या बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको 2.80 लाख अर्थात 2,80,000 सैलरी मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनको 2.50 लाख अर्थात 2,50,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इसके बाद स्टूडेंट अनुच्छेद 126 में क्या बताया गया है? मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 127 में क्या है? 127 में है एससी में गढ़पूर्ति। तो गढ़पूर्ति को स्टूडेंट कोरम भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गढ़पूर्ति या कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति सीजेआई से सलाह लेकर एससी में तदर्थ न्यायाधीश, जिनको एडहॉक न्यायाधीश भी कहते हैं, एडहॉक न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जजों को मिला के कोरम बनाया गया है, अर्थात जजों की संख्या फिक्स की गई है कि इतने से कम जज अगर आते हैं तो ये माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गढ़पूर्ति पूरी नहीं हो रही है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट तदर्थ न्यायाधीश, जिनको एडहॉक न्यायाधीश कहते हैं, एडहॉक न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय सीजेआई से सलाह लेकर। जैसे स्टूडेंट वर्तमान में एक मुख्य जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में और 33 अन्य जज हैं। मान लीजिए 15 जज किसी भी कारणवश उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो स्टूडेंट 15 जजों की कमी हमारे सुप्रीम कोर्ट में खलेगी तो राष्ट्रपति महोदय सीजेआई से सलाह लेके ऐसे न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकते हैं जो न्यायाधीश हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते हों, और जिनको नियुक्त करेंगे उनको एडहॉक न्यायाधीश कहेंगे, तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। अनुच्छेद 128 में क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति। अनुच्छेद 129 में क्या है? अनुच्छेद 129 में है एससी का अभिलेख न्यायालय होना, मतलब सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। तो स्टूडेंट अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभिलेख न्यायालय नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 130 में क्या है? अनुच्छेद 130 में है एससी का स्थान, मतलब सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में स्थित है और राष्ट्रपति के अनुमोदन पर मुख्य न्यायाधीश एससी की पीठ अन्य स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 130 में यही बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है? तो दिल्ली में है और राष्ट्रपति के अनुमोदन पर मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की पीठ अन्य स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और वो कहाँ है? वो दिल्ली में है। तो स्टूडेंट इसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति अगर अनुमोदित करें, अगर राष्ट्रपति सहमति देंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी अन्य स्थान पर ब्रांच बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।